खान करियर स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी बुक 12th का 3rd चैप्टर लेकर हम आप लोग के सामने हैं, जो 2026 के एग्जाम के रिवीजन के तौर पर है। आप इसे रिवीजन करें और एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। 3rd चैप्टर का नाम है मानव जनन। जनन हम पहले से जानते हैं। मानव में जनन कैसे होता है, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें मुख्यतः 7 टॉपिक है। पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आर्तोचक्र, निषेचन एवं अंतरोपण, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्ध स्त्रवन। इसमें इस चैप्टर में पूरी जो बात आने वाली है वो आता है आपका युग्मकों की रचना, या पुरुषों में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणुओं का बनना, स्त्री जनन, पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन और जाइगोट का बनना इत्यादि। साथ ही ब्लास्टोसिस्ट की भी चर्चा होगी। जो सबसे पहला टॉपिक है वह पुरुष जनन तंत्र है। ऐसे जान ले आप लोग कि पुरुष का मुख्य जनन अंग वृषण होता है, लेकिन तंत्र में और भी अंग आते हैं। जैसे में है एक जोड़ा जो है वृषण है, उसके बाद सहायक नलिकाएं हैं, तीसरा इसमें एक जोड़ी ग्रंथियां हैं और बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती है। वृषण जो है वो शरीर के उदर गुहा से बाहर स्थित होता है, क्योंकि उसे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होने चाहिए, जिससे शुक्राणु जन्म ले सके, परिपक्व हो सके। आगे देखेंगे इसमें कि वृषण जो होता है वह गोलाकार होता है और इसके अंदर 250 लगभग कक्ष होते हैं और प्रत्येक कक्ष में 1 से 3 शुक्रवाहिका नलिकाएं होती हैं। इसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। अगर इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को बाहर निकालेंगे और जूम करके देखेंगे तो कुछ इसकी संरचना इस तरह से दिखेगी। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मुख्यतः का मतलब होता है कि और भी हो सकती है। तो तीसरी कोशिका जो है वह लीडिंग सेल होगी। तो प्रथम कोशिका का नाम इसमें नर जर्म कोशिका है, जो शुक्राणु को जन्म देती है। दूसरी कोशिका जो है इसमें सर्टोली कोशिका है, जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। साथ ही इसमें तीसरी जो कोशिका है वो है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल जो है वह हार्मोन का स्रावन करती है। हार्मोन का स्रावन करती है जो शुक्राणु के लिए सहायक होता है। इसमें आप देखेंगे तो पुरुष जनन तंत्र में मूत्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, शुक्रवाहक, पुरस्थ जो ग्रंथि होती है, शीशन जिसे लिंग के लिए जाना जाता है, मूत्र मार्ग होते हैं, शीशन मुंड होते हैं, जो अग्र छद होते हैं वो ढके हुए होते हैं। वृषण शरीर से बाहर होता है और ये गोलाकार होता है। इस तरह से बाहर की तरफ पीछे की साइड में गुद्दा, मलाशय इत्यादि होते हैं। अब इसे और अच्छे से देखा जाए तो ये जो ब्लेडर दिख रहा है इसे मूत्राशय बोलते हैं। इसमें मूत्र वाहिनियां होती हैं जो किडनी इत्यादि से आती है। इसमें ये गोलाकार जो है ये वृषण है। वृषण से ये नली निकल के ऊपर जाती है जो अंडवाहिनी के नाम से जाना जाता है, और ये इस रास्ते से होते हुए शीशन मुंड तक आती है। आगे इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें बात हुआ कि शीशन मुंड होता है, यानी शीशन के सबसे अग्रभाग मूत्राशय मुख बोला जाता है। यह ढका होता है अग्रछद से। अग्र का मतलब आगे, छद का मतलब आवरण यानी ढका होना होता है। इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक ग्रंथि का नाम है शुक्राशय, जो चित्र में देखा हम लोगों ने। दूसरा इसमें है पुरस्थ ग्रंथि और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, जो हार्मोन का स्रावन करती है तथा यह शुक्राणु के जन्म से परिपक्व होने तक मदद करती है।
इस तरह से हम लोग पुरुष जनन तंत्र को कंप्लीट समझे। अब हम लोग स्त्री जनन तंत्र को समझेंगे। स्त्री जनन तंत्र में हम देखेंगे कि इसमें कुछ नाम जो है याद होने चाहिए, जैसे में गर्भाशय, मूत्राशय, जघन संघान, मूत्रमार्ग, भगसेप, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, योनि द्वार, ग्रीवा इत्यादि होता है। इसके पीछे भाग में या बगल में ही मलाशय और गुद्दा नाम का अंग स्थित होता है, जो आहार नाल के अंतर्गत आता है। अब अगला टॉपिक हम लोग का जो था स्त्री जनन तंत्र, इसमें यहाँ पे गर्भाशय का आंतरिक संरचना बना हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो ये अंडाशय है, ये झालर है इसके बगल में, उसके पीछे संकीर्ण भाग दिखेगा और ये अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और ये जो है गर्भाशय गुहा है, यानी जगह है, गुफानुमा संरचना है। इसी में जाइगोट आता है निषेचन के बाद और शिशु यहीं पे बड़ा होता है, जिसके बाद इनका जन्म वगैरह होता है। तो आगे इसमें देखेंगे कि बात क्या है यहाँ पे कि इसके अंतर्गत या स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत के फलस्वरूप क्या क्या काम होगा। अंडोत्सर्ग का काम होगा। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडे का जन्म होकर बाहर निकलना। अंडे जब बाहर निकलेंगे तो निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, यानी शिशु बनेगा, तो उसे बोलते हैं सगभरता, इंग्लिश में प्रेगनेंसी बोला जाता है। उसके बाद शिशु का जन्म होगा और शिशु का देखभाल भी इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे दिया हुआ कि जो अंडवाहिनी होता है, वह अंडवाहिनियां जो है गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। स्त्री सहायक नलिकाएं, इसमें 3 नाम याद रखना जरूरी होता है। एक हो गया अंडवाहिनी, दूसरा हो गया गर्भाशय और तीसरा हो गया योनि। एग्जाम में आपको ये लिखना होता है। यहाँ पर प्रत्येक अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक पहुंचती है। अंडाशय के ठीक पास डिम्बवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक या इनफंडिबुलम बोलते हैं। यहाँ पे कीप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ये कीप हुआ, कीप नुमा स्ट्रक्चर है। आगे इसमें कहता है कि इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप होते हैं, जिसे झालर, चाहे इंग्लिश में फिंबड़ी कहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये झालर है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंगुली जैसी संरचना होती है, तो इसे झालर बोलते हैं। इसका मुख्य काम होता है अंडाणु को संग्रहित करना, एक्सेप्ट करना इत्यादि। उसके आगे देखेंगे कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बुका कहते हैं और इंग्लिश में एम्पुला कहते हैं। तुम्बुका यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला भाग है, ये तुम्बुका है, इसको इंग्लिश में एम्पुला बोलते हैं। अंडवाहिनी के अंतिम भाग संकीर्ण पथ में एक संकरी अवकाशिका होती है, जो गर्भाशय को जोड़ती है। जो ये पतली सी नली दिख रही है, यही संकीर्ण भाग है, जो गर्भाशय से अंडाशय को जोड़ने का काम करती है। आगे देखेंगे गर्भाशय केवल एक होता है साथ ही, और इसे बचदानी या उम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का जो आकार होता है वह उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है और यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है, श्रोणि क्षेत्र में ही होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल, बर्थ कैनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतली परत झिल्लीमय अस्तर को परिघभार्य पेरिमेट्रियम, मध्य को चिकनी पेशी अस्तर और आंतरिक ग्रंथिक अस्तर को गर्भाशय अंतर अस्तर एंडोमेट्रियम। इसमें सबसे ज्यादा एंडोमेट्रियम जो है इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यह आर्तचक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझाया जाता है। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन, सेल,
मोन्स पिबुस या बृहद भगोष्ठ जिसे लोबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ लेबिया माइनोरा, योनि छद्म हाइमेन, हाइमेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और भग सेप आदि होते हैं। आगे देखेंगे इसमें स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन सेल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, योनि छद्म और भग सेप आदि होते हैं। जघन सेल जो होता है वसामय उत्तकों से बना होता है, यानी जिसे हम लोग अपनी भाषा में चर्बी के नाम से जानते हैं। उसके आगे देखेंगे तो योनि द्वार को ये घेरे रहता है। लघु भगोष्ठ जो होता है उत्तकों का एक जोड़ा वलन होता है, उत्तकों का एक जोड़ा वलन यानी घुमावदार। यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली जिसे योनि छद्म, योनि छद्म, योनि छद्म को समझेंगे हम लोग। योनि छद्म कहते हैं, यह आंशिक रूप से ढका होता है। भग सेप एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर बृहद भगोष्ठ की ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। भग सेप, इसे याद रखना होगा, भग सेप। आगे देखेंगे इसमें योनि छद्म प्रायः पहले मैथुन या संभग के द्वारा फट जाता है। योनि छद्म जिसको हाइमेन इंग्लिश में बोलते हैं, वह संभोग के दौरान फट जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि तेज धक्के से, अचानक गिरने से या साइकिल इत्यादि चलाने से, खेलने कूदने से भी फट जाता है। आगे देखेंगे इसमें कि कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। जितने भी मादा मानव में कार्यशील स्तन ग्रंथि जो होता है मुख्य लक्षण होता है। स्तन ग्रंथि युग्म संरचना है, मतलब दो होते हैं जिनमें ग्रंथिल ऊतक विभिन्न मात्रा में वसा होता है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20, ये याद रखना होगा, 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कुपुका कहते हैं, जिन्हें कुपुका कहते हैं। कुपुकाओं के कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है और जो कुपुकाओं की गुहाओं में एकत्र होता है। कुपुकाओं स्तन नलिकाओं में खुलती है। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी मेमोरी डक्ट्स का निर्माण करती है। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद तुम्बुका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है, जिससे कि दुग्ध स्तन से बाहर निकलता है। चित्र में आप देखेंगे तो ये स्तन ग्रंथि है। स्तन ग्रंथि में बहुत सारे कोष्ठ दिख रहे होंगे, ये वसा से बने हुए चेंबर या पाली होते हैं। इसमें बहुत सारी कोशिकाओं की गुच्छाएं होती हैं, वह कुपिका कहलाती है। उससे उसी में दुग्ध बनता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए बाहर यहाँ तक पहुँचता है। बाहरी भाग को चूचुक या स्तनाग्र या इंग्लिश में निप्पल बोला जाता है। आगे देखेंगे अगला जो टॉपिक है वह है युग्मक जनन, यानी युग्मक के जनन होने की प्रक्रिया। तो इसमें देखेंगे कि प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय होता है जो युग्मक को जन्म देता है। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, पुरुष में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक कहलाता है। यानी नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, जो कि किशोरावस्था में होता है। ये मालूम है सभी लोग को, आप इसे डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु नर युग्मक जो होता है वह शुक्रवाहिका नलिकाओं में नर जर्म कोशिका से जन्म होता है। नर जर्म कोशिका से शुक्राणु का जन्म होता है, शुक्राणु का। तो इसे नर जर्म कोशिका से शुक्राणु के
जन्म होने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। इसमें कई ग्रंथियां भाग लेती है जो आप लोग को बता दिया गया। आगे देखेंगे इसमें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है, उसके बाद द्वितीयक होगा और शुक्राणु बनता है। इसको हम लोग अगले पेज में चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जब यौनारंभ आता है यानी 11 साल से जब अधिक की उम्र होती है तब शुक्राणु जन्म चालू हो जाता है। पहले समसूत्री विभाजन होगा यानी 2n से 2n 2 कोशिकाएं बनेगी। ये दोनों कोशिकाएं 4 कोशिकाओं में परिवर्तित होती है। तो इसे जो है प्राथमिक शुक्र कोशिका बोलते हैं। प्राथमिक शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, यहां से एग्जाम पूछता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यानी 2n से n बनता है। 2n से क्या बनेगा? n बनेगा। इस तरह से द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ मियासिस फर्स्ट और यहाँ मियासिस सेकेंड होगा और शुक्राणु प्रसू या शुक्राणु पूर्व बनते हैं, जिसकी संख्या यहाँ पे दिख रही है 1 2 3 4 है। और ये जब परिपक्व होते हैं, विभेदित होते हैं, बड़े होते हैं तो शुक्राणु का जन्म होता है जिसकी संख्या 4 दी गई है। ठीक इसी प्रकार मादा युग्मक का भी निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में दिया हुआ यहाँ पे कि अंड जननी में भी समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन से दिख रहा है यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4 बनता है, तो इसे प्राथमिक अंडक बोलते हैं। इसमें से जो प्राथमिक अंडक है वह पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन यानी मियासिस फर्स्ट करेगा और मियासिस फर्स्ट से 2 कोशिकाएं बनेगी यानी द्वितीयक अंडक बनेगा। ये पहला अंडक था, अब द्वितीयक अंडक बनेगा। साथ में जो बन रहा है यह जो है प्रथम ध्रुवीय, इंग्लिश में इसे पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इस द्वितीयक अंडक में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, और अंडाणु का जन्म होता है, द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनते हैं। इस तरह से इसमें 2 ध्रुवीय पिंड बने और 1 अंडाणु का निर्माण होता है। इस तरह से अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग। अगला पेज, अगले पेज में हम लोग को समझना है आर्तव चक्र। अगले पेज में हमको समझना है आर्तव चक्र। आर्तव चक्र को अंग्रेजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में MC बोला जाता है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि मानव मादा में चक्रीय क्रम में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन माह में 1 बार दोहराए जाते हैं, जिसकी अवस्था 4 से 5 दिनों तक बनी रहती है। इस दौरान योनि से कुछ रुधिर स्राव होता है तथा इसमें LH और FSH नामक हार्मोन भाग लेते हैं। अब यहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आर्तव चक्र होता किस में है, क्योंकि NCERT की बुक में यही मेंशन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मादा प्राइमेट में आते हैं बंदर, कपी, मनुष्य जो होते हैं प्राइमेट होते हैं, में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्रथम ऋतु स्राव चक्र रजोधर्म की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन इंग्लिश में मोनार्क कहते हैं। आरंभ को रजोदर्शन कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र भी कहा जाता है। साथ ही इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में 1 अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्र में दिखाया गया है। आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है, यानी 11 साल के बाद आरंभ होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से
इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसकी रक्तवाहिनियों के नष्ट होना है। इसमें दिया हुआ है कि FSH हार्मोन भाग ले रहा है, यहाँ पे LH है, चित्र में मेंशन है। जब ये रजोदर्शन होता है, मासिक धर्म होता है, तो यह प्रक्रिया होती है। इसमें और भी हार्मोन भाग लेते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इत्यादि। आगे इसमें देखेंगे कि अंडोत्सर्ग होता है, दिया है इसमें कि यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रवण को उद्दीपित करता है। एस्ट्रोजन को LH तथा FSH दोनों ही आर्तो चक्र के मध्य का कितने समय में, तो लगभग 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्रवण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। यह ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है या अंडोत्सर्ग होता है, यानी अंडा जो है अंडाशय से बाहर होता है और आगे बढ़ता है। जब अंडाशय से अंडाणु बाहर होता है, फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी में जाता है, जहाँ पे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है निषेचन एवं अंतःरोपण है। निषेचन कंप्लीट है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयित होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। निषेचन की वह प्रक्रिया जो शरीर के अंदर संपन्न होती है उसे अंतः निषेचन कहते हैं, और जो शरीर के बाहर संपन्न होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यहाँ पे जानने लायक है कि मानव में अंतः निषेचन ही होता है, यानी निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर संपन्न होती है। तो इसमें आगे देखेंगे हम कि शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन जब होता है तो निषेचन जब होता है तो उसके फलस्वरूप युग्म नज बनता है, जिसे अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं। और यह चित्र में आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ से अंडाणु, ये अंडाशय है, इससे अंडाणु बाहर होता है और ये डिंब वाहिनी से होते हुए आगे बढ़ते हुए गर्भाशय में पहुंचता है। इसको बाहर दिखाया गया है कि ये अंडाणु है और जब शुक्राणु से संलयन होता है तो इस प्रकार होता है। निषेचन होने के बाद युग्म नज बनता है। युग्म नज बनने के बाद इसमें विभाजन होता है, लगातार विभाजन होता है। तो एक यहाँ पे जो एक कोशिका बनी या दो कोशिका में 2 से 4 कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा, 4 से 8, 8 से 16 कोशिका बनती है। तो इस 16 कोशिका को मोरूला के नाम से जाना जाता है। 16 से बनती है 32 कोशिका, जिसे भ्रूण बोलते हैं। जब वह भ्रूण या ब्लास्टोसिस्ट इत्यादि बोला जाता है। जब ब्लास्टोसिस्ट यानी 32 सेल की होती है, उससे जैसे ही वह 64 सेल में समसूत्री विभाजन के द्वारा परिवर्तित होती है, उसी दौरान उसका बॉडी 3 पार्ट में बढ़ जाता है। एक हो जाता है एक्टोडर्म, एक को बोलते हैं एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाले को एक्टोडर्म, उसके बाद बीच वाले को मेजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म के नाम से जाना जाता है। बाह्य स्तर, अंतः स्तर और मध्य स्तर के नाम से जाना जाता है, जिससे पूरे शरीर के अंग का निर्माण होता है। किसी से आंख का बनना, ब्लड का बनना इत्यादि, हड्डी का बनना होता है। आगे देखेंगे इसमें अगला जो टॉपिक है सग भरता है। अगला जो टॉपिक है वह सग भरता है। तो इसमें सग भरता का मतलब होता है कि जाइगोट बनने के बाद वह गर्भाशय में जब पहुंचता है और मादा यानी माता के शरीर से कनेक्ट हो जाता है एक अंग के द्वारा, जिसे अपरा कहते हैं, तो सग भरता होता है और उसका भ्रूणीय परिवर्धन होता है। भ्रूणीय परिवर्धन का मतलब शरीर के अंगों का निर्माण होना, जिसकी अवस्था
1 से लेकर 9 मंथ यानी 270 से 280 दिन के आसपास की होती है। देखेंगे इसमें कि भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात यानी युग्मनज का आकर गर्भाशय में स्थित हो जाना अंतरोपण होता है, के पश्चात पोषकोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती है जिन्हें जरायु अंकुरक या कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी उत्तक और मातृ रक्त से आच्छादित होता है, जिसे मैंने अपरा के नाम से बताया आपको कि वो माता के शरीर से कनेक्ट हो जाते हैं। आगे इसमें देखेंगे, लिखा भी यहाँ पे अपरा का चर्चा किया हुआ है। यहाँ अपरा है, अपरा ही वह अंग है जिसके माध्यम से शिशु और माता का शरीर कनेक्टेड होता है, लिंकेड होता है, जुड़ा होता है, और इसी के माध्यम से शिशु को पोषण प्रदान होता है, उसे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एग्जिट होता है, निकलता है। आगे इसमें देखेंगे, लिखा हुआ है अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है। अपरा जो है अंतःस्रावी ऊतकों का, अंतःस्रावी का मतलब अंदर, और अनेकों हार्मोन जैसे कि मानो जरायु गोनाडोट्रोपिन, उसके बाद इसमें है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, मानो अपरा लेक्टोजन जिसे HPL और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आदि उत्पादित भी करता है। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन अंत में स्रावित होता है। आगे देखेंगे कि अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिका समूह यानी भ्रूण बाह्य त्वचा नामक एक बाहरी स्तर और अंतर त्वचा नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है, और इस बाह्य त्वचा और अंतर त्वचा के बीच जल्द ही एक मध्य जन स्तर प्रकट होता है, जो मैंने बताया कि सबसे बाहरी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में बन जाता है मेजोडर्म। आगे अगला टॉपिक जो है वह है प्रसव और दुग्ध स्त्रवन। तो माता के शरीर या गर्भाशय से शिशु के जन्म या बाहर होने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। इसमें ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन भाग लेता है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन भाग लेता है, और जैसे ही शिशु का जन्म होता है उसी दौरान ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के कारण ही दुग्ध स्त्रावन भी प्रारंभ हो जाता है। इसमें दिया हुआ है मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिसे गर्भवधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण, गर्भाशय में जोरदार संकुचन होता है और इस संकुचन के कारण प्रसव प्रारंभ होता है। प्रसव में कह रहा है यहाँ पे कि प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होता है, गर्भ और अपरा से उत्पन्न होता है, जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करता है, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। और इसी गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त के कारण दिया भी है, यह मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन, याद रखना है कि किस ग्रंथि से आता है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, तो पीयूष ग्रंथि से होता है, निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। गर्भाशय में जो संकुचन होता है वो ऑक्सीटोसिन को स्रावित होने के लिए सक्रिय करती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगते हैं। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्त्रावन को उद्दीपित करता है और इस तरह से शिशु का जन्म होता है। आगे देखेंगे दुग्ध स्त्रवन। तो स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। स्त्री के स्तन ग्रंथियों में सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान कई प्रकार की बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्त्रवन, इंग्लिश में लैक्टेशन कहते हैं। यह मां को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। दुग्ध स्त्रवन के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दुग्ध निकलता है
उसे प्रथम स्तन्य या खीस और इंग्लिश में कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। रियल में बात करें तो किसी भी शिशु या किसी भी इंसान के लिए अमृत के तौर पे होता है। इसी के आधार पर हमारा पूरा जीवन टिका रहता है। हमारे शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने में इसी कोलेस्ट्रॉम का हाथ या सहायता होता है। जब माता कुपोषण की शिकार होती है तो शिशु को यही कोलेस्ट्रॉम कम मिलता है, तो शिशु भी कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये कोलेस्ट्रॉम है जो माता के दुग्ध में यानी प्रथम दुग्ध में मिलता है, जो शिशु को प्राप्त होना चाहिए। आगे देखेंगे इसमें। तो इस तरह से अपना चैप्टर जो है ये फिनिश होता है, जो 7 टॉपिक का था। आप इसे देखें, रिवीजन करें और एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाएं। और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।